दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना रैपिड रिव्यू सीरीज़। आगे नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स इन बोन मैरो। तो यहाँ पे हम बोन मैरो में ब्लड की प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे कि किस तरह अनकमिटेड स्टेम सेल्स से फिर कमिटेड स्टेम सेल्स बनते हैं, और इस तरह सेल्स जाके स्पेसिफाई होते हैं कि किस सेल ने कौन सा काम करना है। एरिथ्रोसाइट्स बनने हैं, ल्यूकोसाइट्स बनने हैं, और फिर उन्होंने क्या काम करना है वो सारा हम इधर डिटेल पढ़ेंगे। पहले है स्टेम सेल, उसमें आता है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जिसको हम PHSC भी कहते हैं। दीज आर द सेल्स इन बोन मैरो फ्रॉम विच ऑल सेल्स इन सर्कुलेटरी ब्लड आर ड्राइव्ड। ये बेसिकली प्लूरिपोटेंट होते हैं, मतलब इनमें ये ताकत होती है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, आगे जाके स्पेसिफाई हो सकते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर है कोमेटेड स्टेम सेल्स। दीज आर द अर्लीस्ट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ PHSC विच आर कोमेटेड आर डिस्टेंट टू प्रोड्यूस अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स थे जो कोई भी सेल बना सकते थे। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कोमेटेड स्टेम सेल्स, जो कि स्पेसिफाई हो चुके हैं कि अब इनने क्या बनना है। इसके आगे टाइप्स ऑफ कोमेटेड स्टेम सेल्स है कि मतलब किस किस तरह के डिस्टेंट फेजेस बनते हैं सेल्स के, मतलब कौन कौन से सेल्स कमिटेड हो जाते हैं कि ये RBC बनेगा या ये WBC बनेगा, उसके टाइप्स हम पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, CFUE, मतलब वो सेल्स जो कमिटेड हो गए हैं RBCs के लिए। कमिटेड स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट्स, RBC इज कॉल्ड द कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। दूसरा बनता है मोनोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए। कमिटेड स्टेम सेल्स दैट प्रोड्यूस ग्रेन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूज़रोफिल्स एंड बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। और तीसरी फॉर्म है इसकी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। ये मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगा, मतलब प्लेटलेट्स वगैरह ये सेल्स बनाएगा। ये इन सेल्स के लिए कमिटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। अब हम इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे। ओके जनाब, तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये याद हुआ तो तमाम एरिथ्रोपोएसिस आपको याद हो जाएगा इससे। यहाँ पे प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। ओके, उससे पहले क्या बनता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन। ओके, स्प्लीन से फिर कौन से बनते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्ट, और फिर कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, और फिर एरिथ्रोसाइट्स बनती हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ कौन सी बनती है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन से, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स बनते हैं। कि हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं जूम के साथ। ओके, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स फिर दो में कन्वर्ट होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल में, और फिर दूसरा है मोनोसाइट्स। ओके, फिर यहाँ पे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन और किस में कन्वर्ट होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स आगे जाके प्लेटलेट्स बनते हैं। यहाँ पे दूसरी ब्रांच इसकी PHSC की क्या बनती है, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। हमें पता है कि लिम्फॉइड स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स, BNT लिम्फोसाइट्स बनते हैं इससे। ओके, ये डिटेल से आप लोगों को याद करके जाना होगा एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। मतलब जब प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है तो इसके ग्रोथ फैक्टर्स कौन से हैं, कौन सी ऐसे स्टिमुलेंट्स हैं जो इसको फर्दर प्रोलिफरेट करवाते हैं दूसरे सेल टाइप्स में। दीज आर प्रोटीन्स विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेम सेल्स। सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर लिखता है कि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ज़रूरी हैं सेल के डिफरेंशिएट करने के लिए। फिर आ गया टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ इंड्यूसर्स। वन ऑफ दीज आर इंटरल्यूकिन 3 promotes growth and reproduction of all the different types of the stem cells। मतलब 4 किस्म के ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं, और सबसे पहले उनमें कौन सा आता है, इंटरल्यूकिन 3। ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, जिससे सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं। ओके, आगे डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। अब उनको डिफरेंशिएट कौन करवाता है, मतलब कौन से सेल ने कौन सी चीज़ बनानी है। तो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स ये हैं, मतलब मीन्स दीज आर प्रोटीन्स each of which causes one type of stem cells to differentiate into a specific type of the blood cells। differentiation inducers प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिकली एक ख़ास स्टेम सेल को डिफरेंशिएट होने में मदद देते हैं। मतलब एरिथ्रोब्लास्ट को एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होने के लिए
ल्यूकोसाइट्स को इसी तरह मेगा क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट, ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स को, इन तमाम को डिफरेंशिएट होने के लिए ये प्रोटीन्स डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स कहलाते हैं। आगे एरिथ्रोपोइसिस पढ़ते हैं। मतलब एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन लिखता है कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसी की प्रोडक्शन। इसके साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में कौन से आते हैं? इंट्रायूट्राइन में, जब बेबी वॉर्म में होता है मदर के, तो उस वक्त अर्ली फ्यू वीक्स में यॉर्क सैक में बनती है। यॉर्क सैक आपने एम्ब्रियो में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि यॉर्क सैक क्या होती है। उसमें पहले न्यूक्लिएटेड आरबीसीज बनते हैं, मतलब रेटिक्यूलोसाइट्स जो होते हैं, इमेच्योर आरबीसीज, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, यहाँ रेटिक्यूलोसाइट्स। फिर आता है मिडिल ट्राइमेस्टर। मिडिल ट्राइमेस्टर में आते हैं लिवर, मेनली अदर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। मिडिल ट्राइमेस्टर में फीटस में लीवर के अंदर आरबीसीज बन रहे होते हैं। और लास्ट मंथ और आफ्टर बर्थ एक्सक्लूसिवली इन बोन मैरो। फिर बोन मैरो में भी वेरिएशंस आती रहती हैं एज के साथ साथ। मतलब मीन्स जब बच्चा 10 से 15 साल तक तो तमाम बोन्स के अंदर आरबीसीज बन रहे होते हैं, लेकिन बाद में लॉन्ग बोन्स के जो शेफ्ट होते हैं वहाँ पे येलो बोन मैरो बनती है, फैट डेपोजिशन होती है। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ओके। आफ्टर बर्थ अंटिल 5 ईयर्स ऑल बोन मैरोज, मीन्स यहाँ पे लिखता है कि 5 साल तक तो तमाम बोन मैरो के अंदर आरबीसी बन रहे होते हैं। 5 to 20 ईयर्स मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स बिकम येलो अप्रोक्सीमेटली ह्यूमर एंड टीबिया। ह्यूमरस और टीबिया के पोर्शंस जो होते हैं 5 to 20 ईयर्स में, यहाँ पे येलो बोन मैरो, यहाँ इनएक्टिव बोन मैरो बनने लगता है जिसमें फैट डिपोजिशन होती है। आफ्टर 20 ईयर्स इन द बोन मैरो ऑफ द मेम्ब्रेन बोन्स वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स एंड इलिया। और 20 ईयर्स के बाद सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर, इनके वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स और इलिया के अंदर आरबीसी बन रहे होते हैं। स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या है? ओके, यहाँ पे निमोनिक बनाए गए हैं PB4 क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। पहले क्या आता है हमारे पास? CFUE। फिर उससे क्या बनता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर बनते हैं बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। वेरी लिटिल हीमोग्लोबिन होती है इसमें, मतलब यहाँ से फिर ईओसिनोफिलिक स्टेन देना लगेगा। पहले जो था वो बेजोफिलिक स्टेन होगा उसका, यानी कि ब्लूइश होगा। अब हीमोग्लोबिन का कलर कौन सा है? रेड कलर अपीयर होने लगेगा इस सेल में। पॉलीक्रोमेटोफिल क्राइथ्रोब्लास्ट, इनफ हीमोग्लोबिन होती है इसमें। और तो क्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनती है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसमें। और रेटिक्यूलोसाइट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म फिल्ड विद 34% ऑफ हीमोग्लोबिन, न्यूक्लियस एंड are reabsorbed. Okay, cell passes into blood capillaries by diapediasis. ये फेजेस आप लोगों को याद करने हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की। ओके, आगे फिर मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स बनता है जो कि रिमेनिंग बेजोफिलिक मटेरियल डिसअपीयर्स 1 or 2 days। मैच्योर एरिथ्रोसाइट के बाद 1-2 दिन में रिमेनिंग बेजोफिलिक या ब्लूइश अपीयरेंस उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये बेसिकली आपको इस निमोनिक से अच्छे याद हो सकते हैं। आगे फ्लो चार्ट दिया गया है, इससे भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जेनेसिस ऑफ आरबीसीज, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, फिर बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, मीन्स ब्लूइश है। फिर पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है, इसमें दोनों होते हैं, ब्लूइश भी होती है और रेडिश कलर भी होती है। फिर आते हैं ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, और फिर रेटिक्यूलोसाइट्स, और फिर आखिर में एरिथ्रोसाइट्स। जो रेटिक्यूलोसाइट्स तक होते हैं ये तकरीबन न्यूक्लिएटेड या इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। और मैच्योर आरबीसी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये फुल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बहुत पोटेंट होता है। आगे रेगुलेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस को कौन सी चीज़ें रेगुलेट करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे हाइपोक्सिया की कंसेप्ट। हाइपोक्सिया मेन काज होता है एरिथ्रोपोइसिस की। और भी कई सारे वजूहत हैं, वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखता है टिश्यू ऑक्सीजनेशन इज़ द बेसिक रेगुलेटर ऑफ द आरबीसी प्रोडक्शन। लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड फ्लो, लो हीमोग्लोबिन, एनीमिया, इन सब में ये हाइपोक्सिया काज आप लोगों को दिखेगा। फेलियर ऑफ O2 एब्जॉर्प्शन इन द पल्मोनरी डिजीजेस, डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन क्राइथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनी। अब हाइपोक्सिया क्या करता है? किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाता है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। इसमें सिंपल सा बात बताया गया है क्या? सबसे पहले हाइपोक्सिया फील होती है। हाइपोक्सिया क्या करती है? किडनीज में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोपोइटिन
एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज कराता है जो कि स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करता है और फिर आरबीसी की प्रोलिफरेशन होती है। आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स इंक्रीजिंग एरिथ्रोपोएसिस। कौन सी चीज़ें एरिथ्रोपोएसिस को या आरबीसी प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करती हैं? प्रोटीन सप्लाई, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रोटीन की सप्लाई हीमोग्लोबिन इंक्रीज करती है तब भी एरिथ्रोपोएसिस होती है। विटामिन B12 डीएनए सिंथेसिस के लिए। फोलिक एसिड प्रमोट करता है मिथाइलेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी डाइलेट टू डीऑक्सी मिथाइलेट। ओके, ये रिएक्शन आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोक्सी डाइलेट को डीऑक्सीथाइमिडाइलेट में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लिएट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। विटामिन सी रिड्यूसेस आयरन फ्रॉम फेरिक टू ferrous फॉर्म, दस हेल्प्स द आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके, विटामिन सी भी एरिथ्रोपोएसिस में मदद देता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन से आते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हेल्प इन द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। ये इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न होने से भी एनीमिया होता है और तब भी हाइपोक्सिया होता है और एरिथ्रोपोएसिस इंक्रीज होती है। और आयरन नीडेड फॉर हीम सिंथेसिस। हार्मोन्स में कौन कौन से हैं? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन। ये वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मेल में आरबीसी की प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ये डायरेक्टली बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे असर करती है जिससे हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है और हाइपोक्सिया काज होता है। दूसरी चीज़ है ओवरेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द एस्ट्रोजन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन असर करती है अपने एरिथ्रोपोएसिस पे। ACTH और कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स, ये डिफरेंट हार्मोन्स एरिथ्रोपोएसिस में एक्ट करते हैं। इसमें से खासकर आप लोगों को टेस्टोस्टेरोन याद करना चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इंट्रिंसिक फैक्टर कंबाइंस विद विटामिन B12। ओके, अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो क्या होता है? B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और B12 किसके लिए ज़रूरी था? एरिथ्रोपोएसिस के लिए या DNA की रेप्लिकेशन के लिए हमने पढ़ा था। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है विटामिन B12। ओके, प्रिवेंट्स विटामिन B12 फ्रॉम डाइजेशन। इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के साथ कंबाइन होता है और फिर इसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और उसको डाइजेशन से प्रिवेंट करता है। इन बाउंड साइट इट बाउंड्स टू रिसेप्टर साइट ऑन ब्रश बॉर्डर ऑफ म्यूकोसल सेल्स ऑफ इलियम। बाउंड विटामिन B12 एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब बाय पिनोसाइटोसिस। ये पिनोसाइटोसिस के जरिए विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर बाउंड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। एरिथ्रोपोएटिन क्या होता है? एरिथ्रोपोएटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएटिन बेसिकली केमिकल नेचर क्या है इसकी? ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इंक्रीज करता है एरिथ्रोपोएसिस को। किस तरह? बाय स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोएरिथ्रोब्लास्ट्स फ्रॉम द हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल की स्टिमुलेशन करवाती है। साइट्स ऑफ प्रोडक्शन 80 to 90% ऑफ द जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स ऑफ द किडनी। एरिथ्रोपोएटिन 80 to 90% कहाँ पे बन रही होती है? जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स ऑफ द किडनी में। इन रिस्पॉन्स इन अ रीनल हाइपोक्सिया, रीनल इस्कीमिया एंड द रीनल ट्यूबर्स। जक्स्ट्राग्लोमुलर सेल्स आप लोगों को याद होगा कि हमने दो किस्म के नेफ्रॉन पढ़े थे, कॉर्टिकल और मेडुलरी। इनके दरमियान जो था जक्स्ट्रामेडुलरी थे। तो जक्स्ट्रामेडुलरी सेल्स से 80 to 90% किडनी के एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होती है। रीनल हाइपोक्सिया भी इसकी काज है और रीनल इस्कीमिया भी और रीनल ट्यूमर्स भी। रेस्ट बाय द लीवर एंड मैक्रोफेजेस, मतलब थोड़ी सी अमाउंट मैक्रोफेजेस और लीवर भी सीक्रेट करते हैं क्योंकि लीवर भी आरबीसी या एरिथ्रोपोएसिस प्रोडक्शन में पेश होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसने एक फ्लोचार्ट के ज़रिए शो किया कि किडनी किस तरह से आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। एरिथ्रोपोएटिन, ओके, सबसे पहले यहाँ पे मेन इसकी वजह जो इसका स्टिमुलेटर है जो रिसेप्टर्स को एक्टिव करता है एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ करने के लिए, वो क्या है? टिश्यू ऑक्सीजनेशन। ये डिक्रीज़ हुआ एरिथ्रोपोएटिन के लिए सिग्नल गए किडनी को। किडनी ने एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ की। एरिथ्रोपोएटिन ने हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को एक्टिवेट किया और फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट्स और रेड ब्लड सेल्स बन गए। ओके, फैक्टर्स दैट डिक्रीज ऑक्सीजनेशन। अब कौन से फैक्टर ऑक्सीजनेशन को डिक्रीज़ करते हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो भी फैक्टर डिक्रीज़ करेगा ऑक्सीजन लेवल को, हाइपोक्सिया काज करेगा, वो एरिथ्रोसाइट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। बॉडी में ब्लड सेल्स की तादाद भी बढ़ा देगा। ओके, डिक्रीज ऑक्सीजनेशन काज होता है लो ब्लड वॉल्यूम से, एनीमिया से, लो हीमोग्लोबिन से और पुअर ब्लड फ्लो से। और लास्ट में है पल्मोनरी डिजीज़। पल्मोनरी डिजीज़ भी हाइपोक्सिया की बड़ी वजह होती हैं। इसमें वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा गया था मुझे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कौन से हैं।
तो ये भी आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचता लंग्स तक और तब भी हाइपोक्सिया काज होता है। ओके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन, इफ़ वन गोज टू द क्वेटा फ्रॉम कराची व्हाट विल हैपन टू हिज आरबीसी काउंट। तो ज़ाहिर है इसमें एक सिंपल बात बताई गई है कि जब हम कराची से क्वेटा जाते हैं, सी लेवल से हम अबव जा रहे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्सीजन का लेवल कम है, कम ऑक्सीजन लेवल की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा और एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा और सिंपल आरबीसी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो जाएगी। आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, हाउ दे आर अलाइव। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि आरबीसीज में न्यूक्लियस भी नहीं है और तब भी ये लाइव हैं, किस तरह ये सर्वाइव करते हैं आरबीसीज के लिए। सिर्फ दो चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। ऑल दो आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड येट दे आर एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस से एनारोबिक रेस्पिरेशन से लाइव हैं, जिंदा रहते हैं। इनमें एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हैं। ग्लाइकोलाइसिस के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती है इतनी। एंड हैव मोनोफॉस्फेट शंट टू यूटिलाइज द ग्लूकोज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, सो दे आर अलाइव। ये इसलिए एक तो इनमें एंजाइम हैं ग्लाइकोलाइसिस के और दूसरा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के जरिए ये लाइव रहते हैं। इनकी बेसिक लाइफ स्पेन कितनी है, 120 डेज। इसके बाद इनके एंजाइम्स डिप्लीट हो जाते हैं। फंक्शन ऑफ एटीपी इन आरबीसी क्या है, ये प्लायबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन मेंटेन रखती है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को टूट से बचाती है और मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस के लिए मदद देती है। और आयरन जो कि फीरस फॉर्म में इसको रखती है, फीरिक फॉर्म में नहीं होने, यानी कि मैथ हीमोग्लोबिन बनने नहीं देता है। और प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इन आरबीसी।